तो जनाब स्पीकर, आम लोगों में जो बात डिस्कस की जा रही है ज्यादातर उसका ताल्लुक टैक्सेस के साथ है। हर शोबे में, हर सतह पर, हर कारोबार में, हर तनख्वाह में, हर कमाई में टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उसी की बुनियाद पर फिर महंगाई का तूफान उससे रोका नहीं जा सकता। बुनियादी बात यह है कि हम जिस चीज का डिमांड कौम से करते हैं कि आप टैक्स दें ताकि मुल्क का खजाना मजबूत हो, मुल्क का इक्तिसाद मजबूत हो, जब हुक्मरान इस किस्म का डिमांड कौम से करते हैं तो कौम के भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते फिर क्या आप कौम से टैक्स उसूल करने का हक भी रखते हैं? इसके बदले में कौम आपसे दो चीजें मांगती हैं, एक अमन, जान, माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़, अपने इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा माशी खुशहाली। आम आदमी को ये इत्मीनान हो कि मेरे बच्चों के लिए अगले हफ्ते और महीने तक घर में खुराक मौजूद है, उसका इंतजाम हो सकता है। लेकिन क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों तक पहुंची है, कारोबार खत्म हो चुके हैं। और मैं तो देखता हूं, हमने ऑपरेशंस किए, लोगों को कहा आप घर बार छोड़ दें, स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक तमाम इलाकों को खाली कर दिया गया। अवाम ने अपने मुल्क के अंदर हिजरत की। हमारे वो कबायली खवातीन जो अपने खास माहौल में और खास कल्चर के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, उन्हें आपने सहराओं में जाकर बिठाया, उनको बाजारों में भीख मांगने पर आपने मजबूर किया, उसके चादर को तुमने तार तार किया। और अभी मेरे पास वफूद आए हैं, अभी मेरे पास वफूद आए हैं। मसूद कबीले का वफद आया कि पिछले साल हमारे साथ एक मकान अगर मुकम्मल तबाह है तो 4 लाख रुपए, और अगर जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है तो 1,60,000 रुपए। और वो भी लोगों को पैसे नहीं दिए गए, उसका टोकन दिया गया। वो टोकन अभी तक जेबों में लिए फिर रहे हैं, एक शख्स को अदायगी नहीं हो रही। आप बताएं, 4 लाख एक मकान बनाने के लिए, क्या 4 लाख पर आपके घर का गुसलखाना भी बन सकता है? और आप उनको कहना है कि पूरा घर बनाना है। 1,60,000 पे आपने 1-2 कमरे बनाने हैं जो गिर गए थे। क्या मजाक दुनिया के साथ हो रहा है? आज चमन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर 9 महीने से लोग बैठे हैं, दर बदर बैठे हुए हैं। आप वो शराइत उनके ऊपर लगा रहे हैं कि जो शराइत सरहद पर बैठे हुए लोगों के ऊपर दुनिया में नहीं लगाए जाते। पूरी दुनिया में सरहद पर रहने वालों को कुछ खुसूसी मराहत मिलती हैं, और वो भी वो बॉर्डर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज्ड हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का सरहद तयशुदा है। पाक अफगान बॉर्डर को
मैं और आप पाक अफगान बॉर्डर कह रहे हैं, क्या अफगानिस्तान भी उसको पाक अफगान बॉर्डर कहता है या उसको डेवलपमेंट लाइन कहता है? क्या ये किसी समझौते की बुनियाद पर हुआ था कि एक ही आदमी का घर, उसका सहन पाकिस्तान में है, कब्र अफगानिस्तान में है, एक ही गांव की मस्जिद, उसका मेहराब अफगानिस्तान में है और उसके मुक्तदी जो है वो पाकिस्तान में खड़े होते हैं? चमन में जाएं, कितने लोग हैं कि जिनके घर पाकिस्तान में है और जायदादें अफगानिस्तान में है, जमीनें वहां काश करते हैं, वहां से माल लाते हैं, अपना कमाया हुआ घर में लाते हैं। आज वहां पर आप क्या रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, मुतबादल कोई उनके पास आपका तजवीज़ नहीं है कि आप उसको क्या रोजगार दे रहे हैं। वो मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि घरों के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदार फोरम पर बात कर रहा हूं, कि घरों के अंदर हमारी माओं बहनों ने अपने जेवरात बेच दिए हैं, बालियां बेच दी हैं और वो अपने रोजगार की फिक्र में हैं। वो खत्म हो गए पैसे, अब घरों के दरवाजे और खिड़कियां वो बेचने में मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से हम दिन रात गुजारे। और रियासत इस हद तक शकील कल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। 9 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, कोई एहसास है इस बात पर? मेरे पास अंगूर अड्डे का वफद आया, भरपूर वफद आया और कहा साहब आप तो आए हैं हमारे गांव में। मैंने कहा जी मैं आया हूं आपके गांव में, तो आप बताएं वहां हमारी क्या पोजीशन है। मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। डेवलपमेंट लाइन उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदम लगाएंगे? गुलाम खान के ऊपर यह सूरत हाल बन रही है, जमरूद के ऊपर यह सूरत हाल बन रही है। जरा अपने शरायत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारे यहां आप 1000 टैक्स लगाएं, मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूं, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजर कर आज खड़ा हूं। इन सहराओं को मैंने अबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए शायद लोग इत्मीनान न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह व बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था तो बर्र सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह का खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां जमा थी। मुझे कहा मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बर्र सगीर की है। उसके बावजूद मलिका बरतानिया इंडिया आती है
और पार्लियामेंट उसको कहता है कि तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार हैं। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन दिलाएंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह और बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह और बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूंगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है, फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत उनका मेहमान यहाँ आया। जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की, और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं।